अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अलीना फ़ारूक शेख और आज का दिन बड़ा अहम क्योंकि मुल्क में आम इंतखाबात के सिलसिले में इंतखाबी अमल गहमा गहमी सरगर्मियों का आगाज़ आज से हो चुका है। आज पहला दिन था कि कागजात नामजदगी यानी नॉमिनेशन पेपर्स को वसूल और जमा करवाने के लिए जो प्रोसेस है वो शुरू हो चुका है। अब इस सिलसिले में मुख्तलिफ चीज़ें हैं, मुख्तलिफ डेटा है जिसको देखा जाएगा, कवर किया जाएगा और आने वाले दिनों में हम रोज़ इसकी जाँच पड़ताल करेंगे और इसके ऊपर तज्ज़िया तबसरा भी करेंगे। अब एक इंटरेस्टिंग फैक्ट, जब वोटर्स से मुतल्लिक जो डेटा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने शेयर किया है उसमें सामने आया तो हमने सोचा इसके ऊपर आज बात करते हैं। और वो जो रुझान या डेटा है वो कुछ यूँ है कि मुल्क भर में जो वोटर्स हैं, जब सबका जायज़ा लिया गया, तकरीबन 12 करोड़ से ज़्यादा वोटर्स बनते हैं, तो इनमें पता चला है कि सबसे ज़्यादा तादाद नौजवानों की है और ये 18 से 35 साल के दरमियान में नौजवान हैं, अफराद हैं जो कि सबसे ज़्यादा वोटर्स में शुमार होते हैं। अब तकरीबन ये 45% बनता है टोटल वोटर्स का। लेकिन देखा ये गया है कि इंतखाबी अमल जो है उसमें अमली तौर पर नौजवानों के लिए उनकी रिप्रेजेंटेशन हो, उनकी इंटरेस्ट तो नज़र आता है सोशल मीडिया पर, या जैसे आज वज़ीर आज़म के साथ एक इंटरैक्टिव सेशन हुआ जिसमें हमने देखा कि स्टूडेंट्स बड़ा बढ़ चढ़ के सवाल भी कर रहे थे, अपने ख़यालात, अपने रुझानात की अक्कासी भी कर रहे थे। लेकिन ऐसा क्यों है कि अमली सियासत या इंतखाबी प्रोसेस में अमली तौर पर नौजवान, ये जो वोटर्स की सबसे बड़ी तादाद जिन पर मुश्तमिल है, वो नज़र नहीं आती? इसी सवाल को हम एड्रेस करने की कोशिश करेंगे अपने तज्ज़ियाकारों से। हम उनकी तजावीज़ भी जानेंगे क्योंकि फ़रहतुल्लाह बाबर साहब जिन्होंने एक तकरीब से खिताब करते हुए ये तजवीज़ दी है कि सियासी जमातें ये जो 18 से 35 साल के नौजवान हैं इनको टैप करने के लिए मखसूस सीटें रखें। ना सिर्फ ये बल्कि तलबा यूनियंस को भी बहाल करना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा रिप्रेजेंटेशन हो और ये जो अमली सियासत है उसमें स्टूडेंट्स का, उसमें इस एज ग्रुप का कोई किरदार सामने आए। सवाल तो हमारा बुनियादी कुछ यूँ है कि फ़रहतुल्लाह बाबर साहब की तजवीज़ में कितना वज़न है, लेकिन अपने तज्ज़ियाकारों से ज़रा पूरे इशू के ऊपर हम बात करेंगे और क्या रुझानात हैं जिनके ऊपर वर्क करने की ज़रूरत है सियासी जमातों को भी, और क्या वजह है कि अमली सियासत में हमें नज़र नहीं आ रहे इस एज ग्रुप के इतने नौजवान इंटरेस्ट होने के बावजूद। ये सवाल उनके सामने रखेंगे। हमें ज्वाइन करें इस डिस्कशन के लिए सुहेल वड़ायत साहब, उमर चीमा साहब, मज़हर अब्बास साहब और हफीज़ुल्लाह न्याई साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर चीमा साहब, आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहूँगी। आप बताइएगा क्या समझते हैं नौजवानों को इंतखाबी अमल में शामिल करने के लिए क्या इक़दाम होने चाहिए, या ये जो हमें नज़र आ रहा है कि इंटरेस्ट भी है मुख्तलिफ ज़रियों से, चाहे वो सोशल मीडिया हो या इस तरह की तकारीब, उसका इजहार भी होता है, लेकिन अमली सियासत में हमें नज़र नहीं आते इस एज ग्रुप के लोग? अलीना, मेरा ख्याल है कि आपने मेरा इंतखाब इसलिए किया है कि मेरे से शुरू किया जाए कि पैनल में मैं सबसे जवान हूँ, अगरचे मैं 18 से 35 साल की आपकी राय के तौर पर हम शामिल कर लेते तो हालांकि इसके ऊपर आपका और न्याजी साहब का, बल्कि आपका और मज़हर साहब का भी बड़ा कंपटीशन है। तो अलीना, ये उनकी बड़ी एक साहिब तजवीज़ है। और आप देखें ना, ये जो जिस तरह प्राइम मिनिस्टर काकड़ हैं, उन्होंने यूनिवर्सिटी में खिताब किया है, पहले वो लम्स में गए थे और उन पर बहुत ज़्यादा तनकीद भी हुई। अब यह है कि जिस तरह के उन पर सवालात हुए वो भी एक गैप की निशानदेही करते हैं कि एक डिस्कनेक्ट है, जो नौजवान तबका है और जो हमारा एक सियासी अशराफिया है, वो दूर जब होते हैं ना तो उनके ज़हन में पता नहीं क्या क्या ख्यालात होते हैं, और जो लोग अप्रोच नहीं उनको करते वो उनकी नज़र में विलन बन जाते हैं। वो इसलिए नहीं विलन बन जाते कि वो समझते हैं कि उन्होंने इग्नोर किया है, जिस तक जो उनको रसाई अपनी दे ही नहीं रहा उसके बरक्स जो उनको रसाई दे रहा है वो उनकी नज़र में ज़्यादा पॉपुलर होता है। अगर आप इमरान खान के हवाले से देखें तो उन्होंने इस पर ख़ास तवज्जो दी है। बाकी जो जमातें हैं वो उनको लगता है कि हमारे लिए ये शायद मुश्किल काम है या हम जवाब नहीं दे सकते। प्राइम मिनिस्टर जो अभी मौजूदा हैं, वज़ीर आज़म जो अनवार काकड़ साहब हैं, मेरा ख्याल है उनका एक बड़ा एक काबिल तहसीन अमल है कि वो उन्होंने यूनिवर्सिटीज़ में जाना शुरू किया है, और ये चीज़ उनके आने वाले उनसे बाद में आने वाले लोगों को भी शुरू करनी चाहिए। ये एक रेगुलर फीचर होनी चाहिए कि आप मुख्तलिफ तालीमी अदारों में जाएँ, उनसे बात करें, उनकी बातें सुनें। मैं आपको बताऊं कि जो बहुत ज़्यादा एक जो नफ़रत भी पाई जाती है सियासत के हवाले से, ये एक दूरी की वजह से पाई जाती है, डिस्कनेक्ट की वजह से पाई जाती है, और उसके नतीजे में ये हमारा सियासी अशराफिया एक विलन की हैसियत इख्तियार कर गया हुआ है।
नौजवान तबका जो है इस टाइम पूरी दुनिया में एक चैलेंज बना हुआ है। जो पहली जनरेशन है और जो नई जनरेशन है उनमें एक काफ़ी डिस्कनेक्ट आ रहा है। अभी आप अगर अमेरिका में देख लें, उधर ये प्रॉब्लम बड़ा नज़र आ रहा है, ये सिर्फ पाकिस्तान तक महदूद नहीं है। अच्छा, दूसरी तरफ ये है कि हर तरफ जो लीडर हैं वो बुजुर्ग आ रहे हैं। उधर जो है जो उनका सदर है वो 80 क्रॉस कर रहा है, लेकिन वो सदारत छोड़ने को तैयार नहीं है। वो चाह रहा है कि मैं दोबारा से मैं भी ही सदर बनूं। जो बाइडन है, जो ट्रंप है, जो उनका मुकाबल है, वो भी इनके वो 77-78 साल उसकी उम्र है। आप हमारे यहाँ देख ले, हमारे यहाँ भी ये है कि 70 से क्रॉस कर रहे हैं। मुझे लग रहा है कि एक टाइम आना है कि जब जो हमारे या बाकी जगहों पर भी लीडर आने हैं, 100 साल लीडर जो हैं वो इलेक्शन लड़ रहे होंगे या सदर बन रहे होंगे। तो जो नई नस्ल है वो उनके प्रॉब्लम्स को एड्रेस ही कैसे कर सकते हैं? आप ना उनसे रब्ता करते हैं, ना आप उन पर तवज्जो देते हैं, तो आपको उनके इश्यूज़ का कैसे आइडिया? और वो आपसे एक मेजॉरिटी में भी पाए जाते हैं। तो ये उनकी बड़ी साहिब तजवीज़ है और ये होना चाहिए। अब जो बिलावल भुट्टो हैं, इनके अब पीपल्स पार्टी में भी ये है कि नौजवान उन्होंने तलाश किया है तो अपनी पार्टी का किया है, ठीक है, लेकिन इसका ये ज़रूर फ़र्क पड़ेगा कि बिलावल भुट्टो के अपना जो हल्का अहबाब है इवन सियासत में, वो चाहेंगे कि नौजवान नस्ल के जो लोग हैं उनके साथ उनकी ज़्यादा सोशलाइजेशन होगी। चलें इसी बहाने जो एक नौजवान चेहरे हैं वो पीपल्स पार्टी में भी इंट्रोड्यूस होंगे। जो बाकी जगह हैं इनके, उनको भी इस पर गौर करना चाहिए। और एक तो उनको जो उनकी बाबर साहब की तजवीज़ है कि उनको टिकट्स वगैरह देने चाहिए। दूसरी जो चीज़ है ना, ये उनका ये जो जामियात हैं, जो दरसगाहें हैं, उधर ये राब्ता बढ़ाने की बहुत ज़रूरत है ताकि वो उनके सवालात सुने, उनके जवाबात दें और फिर उनसे हल तलाश करें और उनको इस स्टेज पर लाएं। उनको बताएं कि भाई बातें करना काफ़ी आसान है, हमें हल दिया करें ताकि नौजवान नस्ल जो है इनकी उनकी ट्रेनिंग हो कि वो सोल्यूशन ओरिएंटेड हो, कि ज़्यादा वो इस बात पर सोचें कि यार हम जो तनकीद करते हैं क्या ये तनकीद में वज़न कितना है, और जो लोग इस टाइम हुक्मरान हैं उनके पास कोई सलूशन अगर नहीं है तो वो क्यों नहीं है, ताकि हमारी जो एक डिस्कशन है वो भी ज़्यादा कंस्ट्रक्टिव हो और ये जो नौजवान तबका है ये मेन स्ट्रीम में आए। इनकी तरफ आप जितनी आंखें बंद करेंगे ये इनके लिए उतना डेंजरस होता जाएगा। ये आप समझें कि एक जैसे एक टाइम बम है। आप ये जो पीपल्स पार्टी, इनको इमरान खान से इस टाइम बाकी जमातों को ज़्यादा चैलेंज क्यों आ रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि एक तरफ नौजवान तबका है, दूसरी तरफ जो वोट है बूढ़ा होता जा रहा है, वो इतने एनर्जेटिक भी नहीं है। इधर जो है इनके वो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड भी हैं, बहुत ज़्यादा इमोशनल भी हैं। आप ये कह लें जी कि उनको दिस इज इंटरेस्टिंग। हालांकि इमरान खान की अपनी उम्र कोई कम नहीं थी, वो भी नहीं, लेकिन उन्होंने फोकस जो है नौजवानों को किया। इमरान खान के अपने साथ जो काबीना में लोग थे वो भी इतने कोई जवान नहीं थे। तो अमली सियासत में तो हमें एक दो नामों के अलावा, जैसे चले हम फारूक हबीब साहब को कह देते हैं, हमाद अजहर साहब कुछ हमें नौजवान नजर आए, बट उस तरह से काबीना में भी इतने ज्यादा नौजवान लोग तो नहीं थे। अलीना, लेकिन देखें अगर आप इमरान खान को कहीं जलसे से खिताब करते देखें तो उनके इर्द गिर्द काफ़ी नौजवान नजर आते थे। अब जरा आप इमेजिन करें ना कि मेरे वालिद साहब जो हैं वो मुझे किसी जगह पे ले जाएं अपनी उम्र के लोगों से, तो मैं हो सकता है कि थोड़ी देर बाद जो है मैं बोर होना शुरू हो जाऊँ, मैं कहूँ जी कि अब्बू जी मैं थोड़ी देर बाद आ जाता हूँ। अगर उधर कोई 4 नौजवान बैठे होंगे, या अगर मुझे नौजवान, आप सब्र कर लें, मेरा मतलब यह है कि जो मेरी एज के लोग हैं, मैं अपनी एज की बात कर रहा हूं, तो वो अगर बैठे होंगे तो मैं उनके साथ ज्यादा इंगेज फील करूंगा। और जब इमरान खान खड़ा होता है इलेक्शन किसी स्टेज पर और उसके साथ को मुराद सईद, को हमाद वगैरह या फैसल या कोई और जो यंग चेहरे या खवातीन नजर आती हैं, तो जो आगे उनका क्राउड होता है या जो उनको टीवी पर देख रहा होता है वो उनके साथ कोई अपने आप को कनेक्ट कर सकता है कि मैं भी सियासत में जा सकता हूं, मैं भी अपने लीडर के साथ खड़ा हो सकता हूं, मेरा भी कोई आगे कोई सियासी मुस्तकबिल हो सकता है। मलिक साहब, आप प्रॉब्लम क्या देखते हैं, कहां पर आ रही है और फिर क्या इकदाम हों उसके लिए, खासकर अब जब हम इस प्रोसेस में बढ़ रहे हैं कि इलेक्शंस के लिए? देखिए, तजवीज़ तो अच्छी है लेकिन अमल नहीं करते। फ़रतुल्लाह बाबर साहब ख़ुद जिस जमात से ताल्लुक़ रखते हैं वो ज़रूर एक नौजवान चेयरमैन हैं, मौजूद हैं, और भी कई लोग नौजवान हैं, लेकिन मेरिट का कल्चर से हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ में नहीं है। क्योंकि अगर मेरा बेटा होगा तो वो नौजवान होगा तो उसको हम मेयर भी बना देंगे, उसको हम डिस्ट्रिक्ट काउंसिल का चेयरमैन भी बना देंगे। ये मेरिट का कल्चर नहीं होता। देखिए, नर्सरीज़ होती हैं, आप देखें कि थोड़ा सा असिस्ट कर लें कि लोकल बॉडीज़ इलेक्शन में कितने नौजवानों को सियासी जमातों ने टिकट दिए,
उसकी परसेंटेज निकाल लें। नर्सरीज ये होती हैं कि स्टूडेंट यूनियन, अनवारुल हक काकड़ साहब ने जाके कैंपसेस में खिताब तो कर रहे हैं, किसी एक कैंपस में उन्होंने जाके कहा कि आपके अगले महीने यूनियन के इलेक्शन होने चाहिए, नहीं कहा। यूसुफ रज़ा गिलानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वज़ीर आज़म बने 2008 में, उन्होंने पहली तकरीर की थी पार्लियामेंट में खड़े होके, जिसमें उन्होंने तुलबा यूनियन की बहाली का ऐलान किया था। आज 2023 में हमें किसी एक कॉलेज यूनिवर्सिटी में तुलबा यूनियन के इलेक्शन नहीं हुए। जब आप तुलबा यूनियन में इलेक्शंस का और डेमोक्रेटिक रुझान ही नहीं लेकर आएंगे तो आप नौजवानों को, एक नौजवान तो देखिए, नौजवान तबके को क्यों ऊपर लाना चाहिए? इसलिए कि उसके पास एक ख्वाब होता है। जो आप हमारी एज के जो लोग हैं या हमसे जो बड़े लोग हैं, उन्हें जो अचीव करना था, जो नहीं करना था, वो एक ऐसी एज में आ गए हैं कि जहां अब वो आगे ड्रीम नहीं कर सकते। मैं नौजवान जो है वो आगे ड्रीम कर सकता है। जो इमरान खान की बात की, इमरान खान एक उम्मीद बनकर आए, उन्होंने एक उम्मीद दी, और नौजवान चूंकि एक डिसअपॉइंटमेंट था, एक डिसइल्यूजन था, एक डीपोलिटिसाइज सोसाइटी हो गई थी माशाल्लाह 11 साल और 9 साल के बाद, तो वो एक डिसइल्यूजन नज़र आ रहा था। तो वो उस नौजवान ने, जहाँ डिसअपॉइंटमेंट था, डिसइल्यूजन था, डीपोलिटिसाइजेशन थी, वहाँ उसको इमरान की शक्ल में एक उम्मीद नज़र आई। बाद में बहुत से लोग उससे मायूस भी हुए, लेकिन बहुत से लोग अब भी उससे उम्मीद लगाए बैठे हैं। इसी तरह दीगर सियासी जमातों ने, जब तक आप डेमोक्रेटिक कल्चर को फ़रोग नहीं देंगे, और वो शुरू होता है कैंपसेस से, वो शुरू होता है लोकल बॉडीज से। ये एक नर्सरीज होती हैं कि आप पहले लोकल बॉडीज में इलेक्शन, जो लोकल बॉडीज जीते, जो मेयर हो, उसको आप फिर ले जाएं सूबाई असेंबली का इलेक्शन। पैराट्रूपर्स नहीं होने चाहिए पॉलिटिक्स में कि आपने ना उसने स्टूडेंट यूनियंस में कोई एक्टिविटी की है, ना उसने लोकल बॉडीज इलेक्शन लड़ा है, आप डायरेक्टली उसे लड़ा देते हैं सूबाई और कौमी असेंबली का। तो जो नीचे से आ रहा होता है वो कहता है कि यार ये तो फिर शॉर्टकट्स ही बेहतर हैं। तो ये जो चीज़ है, इसको पाकिस्तान की सियासी जमातों में, जमात इस्लामी में हमें नज़र आता है। जमात इस्लामी में बहुत से नौजवानों को वो पिक करते हैं, वो स्टूडेंट यूनियन से आते हैं, उनको लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन भी लड़ाते हैं, और वो हत्ता के पार्टी का अमीर भी बन जाता है। तो पॉलिटिकल पार्टीज जब तक अपने इस डेमोक्रेटिक कल्चर को फ़रोग नहीं देंगी, नौजवान डिसइल्यूजन रहेगा। नौजवान क्योंकि ख्वाब देखता है तो लिहाजा उसे नज़र आता है, वो उसे शायद इमरान खान का आगे मुस्तकबिल क्या होता है हमें नहीं पता, लेकिन पीटीआई में बेशुमार नौजवान है, पीपल्स पार्टी में बेशुमार नौजवान है, मुस्लिम लीग नून में बेशुमार नौजवान। लेकिन सर एक रवैया भी तो देखे ना, हम पीपल्स पार्टी की मिसाल देते हैं और बार बार आपने भी, उमर ने भी ये कहा नौजवान चेयरमैन, लेकिन नौजवान चेयरमैन के तो अपने अब्बा उठ के कह देते हैं, यही कह रहा हूं कि वो तो ना तजर्बाकार है, बैठ जाओ नीचे। अलीना ये नहीं है। देखिए, आप उसी पार्टी के अंदर, मैं आपको और दीगर जमातों में मैं आपको कई नौजवान जिनमें पॉलिटिकल करंट नजर आता है, ये कौन देखता है? ये पॉलिटिकल थिंक टैंक देखते हैं। पॉलिटिकल पार्टीज में थिंक टैंक है ही नहीं जो नौजवानों को, और अगर वो लेकर आते हैं तो उनकी लीडरशिप उससे नहीं होती। ये नहीं है कि मैं मिनिस्टर हूं, मैं पार्टी का इन्फ्लुएंशियल आदमी हूं, तो मेरा बेटा फौरन, वो चाहे नौजवान है, मैं कहूंगा ये देखें नौजवान मेयर ले आया। ये मेरिट का कल्चर नहीं होता, ये नौजवानों को ऊपर लाने का कल्चर नहीं होता। नौजवानों को ऊपर लाना है तो नर्सरी से आए। अगर डायरेक्ट आप एमए कर लेंगे तो आप कभी भी एक अच्छे पॉलिटिशियन नहीं बन पाएंगे। अच्छा सोहेल वड़ाइच साहब, अभी कुछ ही दिनों में हमारे सामने आएंगे इंतखाबी मैनिफेस्टोज, हर पार्टी का क्या क्या मंशूर है। क्या आपको लगता है कि उसमें ये जो 18 से 35 साल नौजवान जवान लोग, इनके लिए क्या पैगाम होता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, और कौन वो पैगाम दे रहा है, वो किस तरह से इंश्योर करें पार्टीज़ और इंतखाबी अमल का ताकि हिस्सा हों। ये सिर्फ जो उनका इंटरेस्ट है वो हमें सोशल मीडिया पर या तकारीब में नज़र ना आए, अमली सियासत में उनके लिए एवेन्यू खोले। सोहेल वड़ाइच साहब बिल्कुल सही कह रही हैं आप। जी बिल्कुल सही कह रही हैं। देखिए, गुजारिश ये है कि जो हमारी जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, दोनों पुरानी, नून लीग और पीपल्स पार्टी, इसमें कोई सीट खाली नहीं है। उन्होंने अपनी सारी सीटें भर दी हुई हैं, और चुनाचे कोई नया आने वाला उसके अंदर एंट्री ही नहीं ले सकता, यूथ के लिए जगह ही नहीं है। तो बुनियादी बात तो ये है कि पॉलिटिकल पार्टीज के लिए ये मैंडेटरी होना चाहिए कि वो
अपनी हर पार्टी के अंदर एक यूथ का बाकायदा विंग बनाए। अब भी बने हुए हैं लेकिन वो बिल्कुल ही मजाक है। जैसे नून लीग का जो है, हमारे दोस्त हैं कैप्टन सफदर साहब, वो बहुत देर तक उसके सदर रहे। हालांकि होना ये चाहिए कि कोई ये यूनिवर्सिटी का या कॉलेज का कोई स्टूडेंट हो जो इसको यूथ विंग को चलाए। इसी तरह पीपल्स पार्टी का कोई मुझे मुअस्सर यूथ विंग नजर नहीं आता। तहरीक इंसाफ चूंकि नई पार्टी बनी थी, उसमें जगह बड़ी थी, इसलिए यूथ आ गई। लेकिन अगर दोनों पॉलिटिकल पार्टीज को, नून को और पीपल्स पार्टी को भी सरवाइव करना है और कॉम्पिटिटिव होना है, तो उन्हें जरूरी है कि यूथ को बाकायदा मुनज़्ज़म करें अपनी पार्टी के अंदर, उनकी आवाज को सुने। और मैं तो इससे भी आगे जाता हूं कि रियासत को जिस तरह औरतों की सीटें दी गई हैं, इस तरह रियासत ये यकीनी बनाए कि भाई आप अपनी जब सीटें देते हैं 141 पंजाब की सीटों की आपने जब देना है, तो भाई यूथ का भी इतने परसेंट रखें, वुमेन का भी इतने परसेंट रखें, माइनॉरिटीज का भी इतने परसेंट रखें। तो ये अगर हो जाए तो इससे फायदा होगा। अब देखें कि कोई भी सियासी पार्टी ये जुर्रत नहीं करती कि अपने सेफेस्ट हल्के पे भी किसी माइनॉरिटी को जो है वो टिकट दे, जबकि यूके में आप देखते हैं कि बहुत से मुसलमान या पाकिस्तानी जो हैं वो गोरे हल्कों से उनको टिकट दिए जाते हैं, जो सेफेस्ट हल्के होते हैं, ताकि वो जीते और पार्टी को जो है पार्टी ऐसी लगे कि जिसमें डाइवर्सिटी है। बदकिस्मती से हमारी सियासी पार्टियां इसके बारे में प्लानिंग ही नहीं करती। फर्ज क्यों नहीं आकर पीपल्स पार्टी या नून लीग या तहरीक इंसाफ क्यों नहीं अपने सेफ हल्कों में कोई एक माइनॉरिटी, एक खातून जो है या एक नौजवान जो है, उनको क्यों नहीं लेके आते? लेके आना चाहिए। इससे पार्टी एनरिच होगी, लोगों को हौसला मिलेगा। और इसी तरह पार्टी के अंदर यूथ की आवाज होनी चाहिए, औरतों की आवाज। आपका क्या एनालिसिस है, क्योंकि आपने न सिर्फ पार्टीज को बड़ी क्लोजली देखा है बल्कि उनकी इंटरनल वर्किंग्स और फिर जो इलेक्टोरल साइंस है उसका भी आपको बड़ी अच्छी तरह से पता है। तो वजह क्या है, क्यों सेफ हल्के या फिर ऐसी जगह जहां आपको पता हो आप कंफर्टेबल है, वहां से एटलीस्ट इस तरह के एक्सपेरिमेंट्स नहीं करते और वहां पर नुमाइंदगी नहीं होने देते? देखिए, बेसिकली तो इनसिक्योर है हमारी सियासी जमातें जो हैं, ये बदकिस्मती से, क्योंकि हर 4-5 साल के बाद इनको ब्रेक लग जाती है, कोई ना कोई या मार्शल लॉ आ जाता है या इनको हटा दिया जाता है या जेलें दिखा दी जाती हैं। उसकी वजह से पार्टीज इनसिक्योर है। वो जब भी इलेक्शन होता है वो ये सोचती हैं कि ज्यादा से ज्यादा सीटें जीत लें और ज्यादा से ज्यादा सिक्योर लोगों को वो टिकट देती हैं और कोई तजर्बा नहीं करना चाहती, कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। जबकि अगर जब पार्टियां जब अच्छी पोजीशन में हो, मजबूत हो, सिक्योर फील करें, तो फिर वो रिस्क लेती हैं, फिर इस तरह की रिफॉर्म्स करती हैं। बदकिस्मती से पाकिस्तान में जब से ये पॉलिटिकल सिस्टम आया 1970 में पहला अडल्ट फ्रेंचाइज पे इलेक्शन हुआ है, तो पीपल्स पार्टी पहले 5 साल उसको मौका मिला, तो उसके अंदर हमें लगता है कि उसने माइनॉरिटीज को भी लुक आफ्टर किया, औरतों को भी सीटें दी, एक यूथ भी कुछ थोड़ी बहुत उसमें रिप्रेजेंटेड थी। लेकिन उसके बाद हमने देखा है कि पॉलिटिकल पार्टीज हमेशा दबाव में रही हैं, लेकिन इसी दबाव के अंदर भी उन्हें ये फैसले करने चाहिए। मसलन मेरा ख्याल है कि अब फैसले हो रहे हैं, मियां नवाज शरीफ को चाहिए कि लाहौर का जो सेफेस्ट हल्का है उसमें किसी खातून को, किसी अपनी लॉयलिस्ट को, ईसाई चाहे माइनॉरिटी को टिकट दे, ताकि एक नई मिसाल हो, ताकि भाई नून लीग ने ये काम पहली दफा किया है। इसी तरह तहरीक इंसाफ को भी करना चाहिए। मैं आपको एक और मिसाल देना चाहता हूँ। जब जनरल मुशर्रफ के जमाने में, हम तो उनको डिक्टेटर समझते हैं, लेकिन जो उन्होंने लोकल गवर्नमेंट के इलेक्शन करवाए थे उसमें यूथ की इतनी पार्टिसिपेशन हुई थी, उन्होंने यूथ की सीटें रखी थी और 1 लाख के करीब जो है इलेक्टेड नुमाइंदे आए थे लोकल बॉडी से। तो अब भी जरूरी है कि उसी तरह का लोकल गवर्नमेंट सिस्टम आए। 1 लाख के करीब बंदे जो हैं नए इलेक्टेड आएंगे, जो ट्रेन होंगे उस इलेक्टेड जो बॉडीज हैं उनके अंदर। बहुत जबरदस्त बात है। और अच्छा, और फिर न सिर्फ नौजवान बल्कि ये भी आदाद शुमार हमारे सामने आए हैं कि 10 साल बाद जो मर्द और खवातीन वोटर्स के दरमियान में गैप था वो बड़ा कम हुआ है, यानी खवातीन वोटर्स की तादाद बढ़ी है। न्याजी साहब, आप कहिएगा ये जो नौजवान वोटर्स से मुतल्लिक। जी, नौजवान न्याजी साहब सर आप कहिएगा सर, ये क्या फील
कर रहे हैं आप? ये जो डिस्क्रिपेंस, ये जो खला आ रही है सियासी जमातों के अंदर, ये क्यों आ रही है? आपने तो बड़ी क्लोजली भी देखा है। क्या इसकी वजह इनसिक्योरिटी है? क्या इसकी वजह कुछ और समझते हैं? देखो जी, क्राइसिस ये है कि पता नहीं, अब हम जितने डिस्कस कर रहे हैं बंदे, हमको ये तो एडवांटेज है ना कि हम प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में हमारे में तो कोई भी नहीं है। जो कॉन्स्टिट्यूंसी डायनेमिक्स है, जो इलेक्शन डायनेमिक्स है, उससे शायद हम कभी कुछ स्टूडेंट्स लाइफ में किसी वक्त गुजरे हों, लेकिन ये कहना कि ये क्या डायनेमिक्स है, क्या इसके जो है जो जितनी इसकी जो जरूरियात है वो किस कैफियत में है। देखिए, मुझे बताएं कि कहीं दुनिया में इस तरह का शोर होगा नहीं बचा जो हमने बचाया हुआ है। क्या मतलब? मैं उधर जा रहा हूँ बीबी। देखिए जी, बात है कि हर चीज जो सियासत है वो तो एक एवोल्यूशन से इवॉल्व होती है, वो खुद ब खुद अपने रास्ते बनाती है। ये अमेरिका के अंदर 1920 में औरतों को वोटिंग राइट्स मिला, और आज तक अमेरिकन कांग्रेस के अंदर या दोनों हाउसेज में, नीचे ऊपर सेनेट में, दोनों ऐवानों में उनकी जो एवरेज बनती है शायद 2% भी ना बने आज तक, कभी शुरू हुआ नहीं बचा। हालांकि वहां औरतों के वोट के लिए जितना एक लंबी स्ट्रगल है वहां से लेने के लिए, ये 1920 में वोट के राइट्स मिले, और फॉर गुड 40-50 साल बाद कभी एक औरत आ जाती थी, कभी दो आती थी। जहां तक उम्र का ताल्लुक है, ये महातर जो है आखिरी दफा जब प्राइम मिनिस्टर बने 97 ईयर्स के थे। नेल्सन मंडेला जो थे वो कितने के थे? रोनाल्ड रेगन जो के थे वो 72-73 साल के थे। हमने कितने यंग दिए 1970 के? मैं हर इलेक्शन बता दूं, जितना यंग पॉलिटिशियन हमने दिया। भुट्टो साहब जब 1962 में इलेक्ट हुए होंगे, उनकी उम्र 31 साल होगी। मुस्तफा खान जब 1970 में इलेक्ट हुए, उनकी उम्र भी 31-32 साल होगी। फैसल सालयात 1970 में इलेक्ट हुए, 24 साल पूरे नहीं होते थे। उनका चैलेंज ये हुआ कि ये उनके 24 साल पूरे नहीं है, उनको वो किया जाए, जिसको कहना है कि डिस्क्वालीफाई किया जाए। दूसरी बात यह जी कि आप ये देखें कि ये सारी जो चीजें हैं कि सियासत बाप कर रहा है बेटे बेटी का। अच्छा, बेनजीर को देख ले, किस यंग एज में वो एक पार्टी को हेड कर रही थी। अभी सुहेल साहब कह रहे हैं कि जी वो सेफ सीटों पे दे, और लाहौर की तो मरियम नवाज साहब भी उनसे लड़ेगी, शाइस्ता परवेज भी उनसे लड़ चुकी है, मलिक परवेज साहब की बेवा। देखो, ये कहना कि जी सरदार गुल ने जहां में एक लहर चली तो वहां को उड़ा के रख दिया एक सरदारों को, जीजी खान के एक बहुत ही पसमानदा इलाकों में। फातिमा जना अगर जीत जाती, वो जीत चुकी तो 64 में हम एक इलेक्टेड औरत को प्राइम मिनिस्टर बना रहे थे, प्रेसिडेंट बना रहे थे। देखिए, ये जो होता है ना कि बाप वो है तो बेटा होगा। भाई मुझे बताएं कि मैं आपको बताएं इंसानी नफ्सियात क्या है। मैं बीबी घर में पैदा हूं, हमारे घर में 1964 में फातिमा जना आई है। हमारे घर में नुसरत भुट्टो आ चुके हैं जब 16-17 साल का था। भुट्टो साहब मियां वाली जेल में थे। बेनजीर साहब और सनबी साहब आ चुकी हैं। हमारे घर में नुसरत भुट्टो तो 3-4 दफा आई है। किसी वक्त मुमताज भुट्टो भी एक दफा, अपना आशिक भुट्टो भी उनके साथ थे, भुट्टो के भाई। अब मैं बचपन से देख रहा हूँ सियासत के अंदर, यहाँ देख रहे खाना खा रहे हैं, सुबह नाश्ता कर रहे हैं तो सियासत डिस्कस हो रही है। तो डॉक्टर के घर में क्या पैदा होता है? डॉक्टर। वकील के घर में क्या पैदा होता है? वकील। किसी जर्नलिस्ट को बता दें कि उसे कई उसके बच्चे जो है, उसे सोहेल राय साहब का बच्चा हो सकता है इंस्पायर होकर साहब बन जाए, मदर साहब का। एक नेचुरल फिनोमेना है। हमारा दिमाग बंद होता है जब हम किसी घर में पैदा होते हैं। मैं इस बात को समझने का कासिर हूं कि हम क्या कहने के बेटा बोझ बनेगा। वैसे सियासत जो है वो एक आइडियलिज्म का काम है। हम जब सियासत में फर्ज के जो नजरियाती सियासत की है, जैसे कि मदर साहब ने मिसाल दी जमात इस्लामी की, या जो हमारे कम्युनिस्ट तरीके थी, या तरक्की पसंदों की तरीके थी, इसमें जितने लोग आते थे आइडियलिज्म के साथ आते थे। ये कोई किसी मुफादाती सियासत के साथ नहीं आते थे। बाकी जो हमारी पॉलिटिकल पार्टी थे ग्लैमर के लिए आते हैं, या चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे तहरीक इंसाफ हो, चाहे जो है मुस्लिम नून हो। इसके अंदर कोई ये नहीं है कि जो आइडियलिज्म लेके आ रहे हैं कि हमने जहाँ पे एशिया को सुख करना है या सब करना है, या हमने एक जो है क्या होता है फर्क होना है, तबकाती जो तफरका खत्म करना है या इस्लाम लाना है। ये बिल्कुल एक मुफादाती सियासत है, ये उसके अंदर आती है। सर, लेकिन मसला यही नहीं है कि आनाब खत्म कर सकते हैं, और हम खुदा यकीन आनो कि हम बहुत ही खामखा बात का बितंगा बनाते हैं। एक एक चीज में मैं आपको एक मिसाल दूं
जो हम नौजवान सियासतदान हमने इंट्रोड्यूस करा। सर एक मिनट, ये बात का बतंगड़ कैसे हुआ? एक मिनट सर, मेरा ख्याल है ये बात का बतंगड़ कैसे हुआ? नंबर वन, जो अभी आप मौरूसी सियासत की बात कर रहे थे, डॉक्टर के घर में डॉक्टर बेटा उसका होगा, लेकिन मेरा ख्याल है हमारे एनालिस्ट बात इस पस मंजर में नहीं कर रहे थे, वो इस तनाजुर में कर रहे थे। नहीं, वो ये कह रहे कि मेरिट पे आए, बेशक आए, लेकिन फिर डॉक्टर का बेटा। देखिए एक मिनट मेरी बात सुनिए, पहले बात अलीना ने जवाब दी, मैं इसकी बात नहीं कर रहा। ये पाकिस्तान के अंदर क्लीशे बन चुका है मौरूसी सियासत, छोड़े ना उसको। नहीं सर, तो क्या गलत है? क्या गलत तौर पे है? देखिए, अगर पूरी वो मनाजिल तय करके आए, लड़े लोकल बॉडीज का इलेक्शन, लड़े एमएनए का इलेक्शन, लड़े एमपीए का इलेक्शन, उसके बाद आके वो प्रॉपर करे, तो उसमें क्या कबाहत है? मुझे क्यों पाबंदी है? क्या कानून है जिसमें खिलाफवर्जी करूं? मुझे समझ नहीं आती कि ये क्या, ये हम पहले क्यों है ना नियाज़ी साहब, है ना। मजे साहब जवाब देंगे जल्दी से। हमारे पास अच्छा एक मिनट, होल्ड ऑन टू दैट थॉट, एक मिनट। अच्छा जी, गुजरे नहीं सर एक सेकंड, होल्ड ऑन टू दैट थॉट। मलिक साहब भी इसका जवाब देना चाहते हैं, सुहेल साहब भी यकीनन कुछ कहना चाहते हैं। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वापस आते हैं, उसके बाद मजीद बात करेंगे। मुल्क का तकरीबन 45% वोटर नौजवान यानी 18 से 35 साल के दरमियान में, लेकिन अमली सियासत में क्यों उसकी नुमाइंदगी नहीं होती, या क्यों अमली सियासत में, इंतखाबी सियासत में हमें वो नज़र नहीं आता? अपने तजियाकारों के सामने हमने ये सवाल रखा है। मज़हर अब्बास साहब, जैसे ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे मौरूसी सियासत एक तरफ, लेकिन ये जो बात थी कि नौजवानों से मुतल्लिक के ये हम बात का बतंगड़ बना रहे हैं, पूरी दुनिया में यही है, क्या ऐसा ही है? न्याई साहब की बात देखिए डेमोक्रेटिक कल्चर की बात कर रहे हैं हम। आपने फैमिली की बात की। मेरी दोनों बेटियां हैं, दे रिफ्यूज टू बिकम द जर्नलिस्ट। उन्होंने साफ और सीधी सी बात ये कि हमारे माँ बाप ने तो कभी हमें फोर्स नहीं किया कि हम किस तरफ जाएं। रुझान की बात होती है। आप अगर अच्छे पेरेंट्स हैं तो आप देखते हैं कि बच्चे का रुझान डॉक्टर की तरफ है, इंजीनियरिंग की तरफ है, बैंकिंग की तरफ है, और अगर उसमें आपको लगता है कि इसके किसी बच्चे के अंदर पॉलिटिकल टेंडेंसीज हैं, तो फिर आप उससे कहते हैं कि उसी तरह का रगड़ा खाओ जिस तरह का रगड़ा मैंने खाया है। ये नहीं होता कि आप अपने और यही सबसे बढ़िया, आप अपने बच्चे को बिगाड़ते उस वक्त हैं जब आप बच्चे को जो है अपनी पावर के बलबूते पे, अपने इन्फ्लुएंस के बलबूते पे उसको आप पोजीशन ले आते हैं, इस पोजीशन पे ले आते हैं कि जो नीचे वाला वर्कर है वो फिर डिसअपॉइंट होता है। बात सिर्फ डेमोक्रेटिक कल्चर की हो रही थी कि स्टूडेंट पॉलिटिकल पार्टीज स्टूडेंट यूनियन से लोगों को पिक करें, नर्सरी और लोकल बॉडी से पिक करें, देखें कि जिसको आप नॉमिनेट कर रहे हैं उसने लोकल बॉडीज में सर्व किया है नहीं किया, उसने यूनियन में उसकी क्या वो है। ये होता है मेरिट का कल्चर। बुनियादी तौर पे मेरिट के कल्चर की बात हो रही है। नौजवानों को जब आगे लाने की बात हो रही है, खवातीन को आगे लाने की बात हो रही है, माइनॉरिटीज की बात हो रही है, तो वो बेसिकली ये नहीं कि आउट ऑफ द, जैसे रिजर्व सीट्स हैं, रिजर्व सीट्स पे खवातीन की रिजर्व सीट पे ये ऑब्जेक्शन आया कि जी रिजर्व सीट्स का माने ये नहीं है कि मैं एक किसी इन्फ्लुएंशियल खातून को जो है वो रिजर्व सीट हैंड ओवर कर दूं। वो कल्चर तब्दील करने की जरूरत है। बात यह है जो नियाज़ी साहब बात कर रहे हैं, वो हमारा कल्चर एग्जिस्ट करता है, क्या वो कल्चर दुरुस्त है? बुनियादी तौर पे डिबेट ये है वो कल्चर दुरुस्त नहीं है। ऑप्टिक्स मैटर करती है ना। जब आप देखेंगे असेंबली में नौजवान लोग हैं तो यकीनन उसको देखा देखी और बहुत से लोग आएंगे, मखसूस नशिस्तों के अलावा भी फिर आएंगे। न्याई साहब प्लीज अपना पॉइंट एस्टैब्लिश कीजिएगा। देखिए ना, बात यह कि मैं जो बात मेरा ख्याल है जो बताना चाहता हूँ ना, मैं समझा नहीं सका हूँ। एक मैं मेरे दोस्त वकील पर लाहौर में नाम नहीं लेता, बहुत मशहूर है, परसों उनके पास कॉफी पीने के लिए गया तो उन्होंने अपने छोटे बेटे को बुलाया तो उन्होंने कहा कि वो बहुत बड़े लाहौर के बहुत नामी ग्रामी वकील है, कमर्शियल उसके बैंकिंग और कंपनीज और इस तरह के कमर्शियल वो करते हैं और इस वक्त चोटी के वकील है। तो बेटे को बुलाया, उन्होंने कहा ये अभी बैरिस्ट्री करके आया। उनका बड़ा बेटा नहीं स्टेटिस्टिक था, छोटा करके आया और उस चैम्बर में बैठ गया। अब एक वकील उस बेचारे ने जीरो से शुरू किया है, इतना बड़ा चैम्बर बनाया, इतना बड़ा नाम कमाया, एसएफ जफर एक नाम छोड़ के गए, अली जफर उनको कैश कर रहे हैं। तो मुझे ये बात समझ नहीं आती कि ये जो चीजें, मतलब आप ये बताएं, मतलब इमरान खान साहब जो है उनका क्या रीजन देते हैं क्या उनकी मशहूरी का? क्या 96 के अंदर किसी ने देखा इमरान खान साहब को कि नौजवानों के कितने फरेफ्ता थे? इसी तरीके से थे। मैं तो जलसों में देखता रहूं, मैं उनको खुद कैंपेन करता रहूं तो हल्के में एक में मैं देखता हूँ नौजवान टूट के आते थे। कभी भी ये काफी नहीं थे इमरान खान साहब जितवाने के लिए। इमरान खान साहब 96 के अंदर वर्ल्ड कप भी जीता हुआ था,
और कैंसर अस्पताल बना के उनकी शोहरत को 4 चांद लग चुके थे। हमें से कौन है जैसे मफर इनकारी होगा कि इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी जो थी 96 के अंदर पाकिस्तान में उनसे कोई पॉपुलर शख्स नहीं था, कोई था तो मुझे भी बता दे। और फिर क्या बना 97 के इलेक्शन में, जमानतें जब्त हो गई। 2002 के इलेक्शन में क्या हुआ, जमानतें जब्त हो गई। तो क्राइसिस ये लगे नौजवानों की फ़रेफ्त की, उनकी पॉपुलैरिटी उसके ग्लैमर की वजह से थी, पॉपुलैरिटी उसकी पॉलिटिकल आउटलुक की वजह से नहीं थी। अब हम रीजन थोड़ी सी ना निकाले बदला। मैं तो आपके जो डिस्क्रीट एग्जांपल्स हैं, जो लॉजिक्स है, मैं वो दे रहा हूं। जी जी सर, मैं कहता हूं कि आप एस्टैब्लिश करें। मैं ये कहता हूं कि ये एक बिल्कुल आपके 5 मेरे भाइयों में से शुरू में हमारे 2 भाई सियासत में इंटरेस्टेड थे। मैंने ना 1970 में सबसे ज्यादा सियासत का एप्टीट्यूड मेरा था भाइयों में। मैंने 1970 में अपने आप से कसम खाई थी कि ना मैं कोई पॉलिटिकल पार्टी ज्वाइन करूंगा। 1977 में अभी मैं पढ़ता था, ना मैं सियासी पार्टी ज्वाइन करूंगा और ना मैं किसी सियासत में आऊंगा। आज तक इस कार बंद हूं। भाई मुझे बताएं कि मुझे पता था कि मैं इसके लिए फिट नहीं हूं। मेरे वालिद साहब इलेक्शन लड़ सकते थे, लड़ते रहे। मुझे पता था कि क्या क्या चीज मेरी कमजोरी हो सकती है। क्राइसिस ये है जी कि हम जो कुछ कह रहे हैं ना, ये बातें किस्सा ये कि बिल्कुल एक लॉ ऑफ नेचर जो है पाकिस्तान के अंदर उतनी एक्टिव है। थोड़ा सा हो सकता है हमारे, चूंकि बहुत सी चीजें जो है उसके अंदर एबनॉर्मलिटी आ जाती है, ये उसमें भी एबनॉर्मलिटी आई हुई है। बाकी आप ये बताएं कि जब बुश फैमिली आ जाती है अमेरिका में, कोई क़यामत नहीं टूटती। कैनेडी फैमिली आ जाती है, कोई क़यामत। वो एक पॉलिटिकल प्रोसेस से आते हैं। अच्छा, एक पार्टी का इलेक्शन लड़के आते हैं। चले मौरूसियत, सर एक मिनट ना सर, मौरूसियत इसका एक पहलू, लेकिन सर ये भी तो इशू एट हैंड है ना सर। अगर मैं डायरेक्ट भर्ती हो सकता हूँ हवालदार, तो मैं जरूर सिपाही भर्ती हूँगा। मुझे समझ नहीं आती बात की कौन सी मंतक है जिसको हम जो है एस्टैब्लिश कर रहे हैं। अच्छा सर, मुझे एक चीज बता दे, मौरूसियत एक तरफ, लेकिन मुझे ये जरूर बताएं, ये जिस चीज के ऊपर हम बात करें, नौजवान अमली सियासत में अपने रुझानात का तो बड़ा इजहार कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे भी हम देख रहे हैं, लेकिन उसको गिला ये है, खलश ये है कि 70 साल का आप मेरे ऊपर ला के बिठा देते हैं, जिसको मेरे से कोई सरोकार ही नहीं है, मेरी ना उसको पता है कि मैं चाहता क्या हूं, ना वो मेरे लिए कुछ कर रहा है, तो वो तो डिसहार्ट हो रहा है। इस गैप को कैसे करें? That is not the argument. इस गैप को कैसे करें? अलीना ये आर्गुमेंट नहीं है। नियाज़ी साहब आप ही की बात, ये आर्गुमेंट देखिए, किसी के 70 साल होने से या किसी के 80 साल होने से मसला नहीं है। मसला ये कि वो अपने आप को पॉलिटिकली उससे कनेक्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। उसके चाहे वो 70 साल का हो, 80 साल का हो, अगर वो आज के नौजवान से पॉलिटिकली कनेक्ट कर रहा है तो एज फैक्टर का मसला नहीं है। मसला ये कि पॉलिटिकल प्रोसेस का और डेमोक्रेटिक कल्चर का मसला है। देखो नहीं करे तो सियासत खराब होगी। क्या नवाज शरीफ ने फर्क नहीं किया तो उसको सियासत के अंदर ये चीज कमजोरी है या नहीं है? इसका मेरे लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है अगर किसी की पॉलिटिकल कमजोरी है। हाँ, मैं मुस्लिम लीग में होता तो मैं कहता कि यार ये मेरे लिए बड़ा मसला है कि हमारा लीडर जो है वो नौजवानों के साथ कनेक्ट नहीं कर रहा। एक मिनट सर, ये एज अ माशरा हमारे लिए कमजोरी है सर, ये एज अ माशरा हमारे लिए कमजोरी। सर प्लीज एक मिनट, नहीं सर, माजरत के साथ नहीं सर, माजरत के साथ, जब हमारे मुल्क की जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो तो फिर सही है सर, आप तो इतने बड़े दाई हैं जमहूरियत के, और जमहूरियत का सबसे बड़ा हुस्न यही है, जमहूरियत की सबसे बड़ी अलामत यही है कि जो सबसे सर जिसकी सबसे ज्यादा नुमाइंदगी आप कहते हैं मुझे उनसे सरोकार ही नहीं है। दैट इज शॉकिंग फॉर मी सर। उमर कुछ कहना चाह रहे हैं आप? मुझे भी दीजिएगा। जी जी उमर। हाँ अलीना, आप देखें ना कि हम जो है बात कर रहे हैं कि क्या नौजवानों को सियासत में इन्वॉल्व करना चाहिए या नहीं, उनको हिस्सा देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, और हम कौन लोग बात कर रहे हैं जो नौजवान ही नहीं है। अब हम कैसे तय कर सकते हैं कि हम उनके बिहाफ पे हम तय कर रहे हैं कि नौजवानों के लिए क्या होना चाहिए? हम उनकी बात सुनने को तैयार नहीं है। ये ऑलरेडी यही प्रॉब्लम आ रहा है, ये जो डिस्कनेक्ट की बात मैं पहले कर रहा था, और ये जो हम बात करते हैं ना कि दुनिया में दिखाएं, पूरी दुनिया में इस टाइम जो जमहूरियत है उसको ये बड़ा एक चैलेंज आ रहा है। ठीक है कि जो नौजवान नस्ल है वो कोई सोच रही है, जो बूढ़े हैं वो कोई सोच रहे हैं। क्या बाप और बेटा उनकी सोच में अगर फ़र्क होता है तो ये हम कैसे तय कर लेते हैं कि मैं 70 साल की उम्र में या 80 साल की उम्र में जो है वो मैं वो चीज़ें कर सकता हूँ? दूसरी चीज़ ये है
कि इसमें क्या कबाहत क्या है कि जो पहले जिस बुनियाद पे हमने माइनॉरिटीज़ को सीट्स दी हैं या ख़वातीन को सीट्स दी हैं, अगर कोई नौजवानों की नुमाइंदगी के लिए अगर कोई ऐसा सिस्टम आ भी जाए तो इसमें कबाहत वाला क्या मसला है? ये हम जो है बुजुर्गों पे क्यों बात छोड़ देते हैं कि जो 70 साल वाले हैं या 80 साल वाले हैं वो तय करें। अच्छा न्याय साहब बता रहे कबाहत क्या है, 2 मिनट दे दें उनको। मैं बात और करना चाहूँ। अच्छा न्याय साहब एक सेकंड, तीसरी चीज ये है आप दोनों की आवाज नहीं आ रही। न्याय साहब एक सेकंड ना, आप दोनों की आवाज नहीं आती, मैं आपको टाइम दूंगी, प्लीज मुख्तसर रखिएगा। उमर प्लीज मुख्तसर रखिए अपना, ताकि न्याय साहब को जवाब दूं। तो अलीना तीसरी चीज ये है कि ये जो न्याजी साहब बात कर रहे हैं ना कि उनको कौन रोक रहा है। अब हम जो बात करते हैं हम सारी एलीट क्लास की बात करते हैं, हमारी सोशलाइजेशन एलीट क्लास से है। जो न्याजी साहब जिस वकील की बात कर रहे हैं वो ये भी बता रहे हैं कि बड़ा नामी ग्रामी वकील है, टॉप लॉयर है। सही है। हम आम आदमी से तो हम मिंगल ही नहीं करते, हमें पता ही नहीं है। एक आम आदमी सियासत में आना भी चाहता है तो उसको पूछें तुम सियासत में नहीं आते, वो कहता है यार हमारे पास की बात नहीं है, ये पैसों वाली गेम है, ये जो असर और सुख वाले लोग हैं उनकी गेम है, मैं उस क्लास में एग्जिस्ट ही नहीं करता। ठीक है, तो आपकी जो अगर मेजॉरिटी है वो आपके सिस्टम से या डिसीजन मेकिंग से आउट होगी तो इवेंचुअली ये ओवरऑल जो हमारा सिस्टम है जमहूरियत का उसको खतरा है। देखिए ये इलेक्शन मिडिल क्लास के लिए अब रहा ही नहीं है। मिडिल क्लास इलेक्शन नहीं लड़ सकता। इतने एक्सपेंसिव हो गए, कौन के 30,000 का करेगा? न्यायी साहब क्या कबाहत है सर, अगर मखसूस सीटें नौजवानों के लिए कर दी जाएं तो? नहीं, मैं कहता हूँ, मैं तो एक बात कही है कि मैं अपनी पार्टी की 100 सीटें नौजवानों को देता हूँ। उमर साहब मुझे उसमें 60 जितवा दे, ये कहते हैं जितवाने की गारंटी ना उसे मदर साहब देने के लिए तैयार है ना सोहेल वड़ाई साहब जो आराम से क्या बात कर रहे हैं न्याजी साहब। न्याजी साहब क्या बात कर रहे हैं? कराची में, एक मिनट न्याजी साहब, कराची में 87, 88, 79, 70% नौजवान जीते थे, अननोन नौजवान जीते थे इलेक्शन। मैं मान गया हूं जरा, मैं तो आपको खुद मिसालें दे चुका हूं कितने नौजवान जीते। 70 में पीपल्स पार्टी के में आप देख लें, 1970 के अंदर मैं नहीं आपको बता, जमहूरी कल्चर का मसला है। देखिए बात ये कि मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि जो प्रोसेस है इसमें देखो दो चीजों का अलग करें। अब लीडरशिप को मैं अलग किया कि नेहरू डायनेस्टी अगर 40 आ रही है, कोई भुट्टो साहब का बयानिया बेनजीर के अलावा उठा नहीं सकता था, चुनाचे जो कुछ भी थी वही थी। नवाज शरीफ साहब का सख्त बयान है, मरीम नवाज साहब को बेचारी उठाया वगैरह, तो बाकी लोग कॉम्प्रोमाइज कर चुके थे। देखो हर चीज टाइम से जो नौजवान है ना जिनके अंदर पोटेंशियल है, मौलाना अब्साख ने जी मियां वाली में 45-46 के इलेक्शन के वक्त में वो एक 25-26 साल के नौजवान थे और उन्होंने बुट उठा दिए, बड़े बड़े नवाब उठा दिए थे मियां वाली के अंदर। तो इसमें क्या बात है? नहीं सर, तो आप बाकियों को भी मौका दें, आई एम श्योर कर सकते हैं। सोहेल साहब की बात सुन लेते हैं आप। सोहेल साहब, आप नौजवान न्यायी साहब को क्या कहेंगे? देखिए जो हमारे पास डाटा आया था पिछले 2-3 इलेक्शंस का, उसमें हमने ये देखा था कि कौन लोग इलेक्ट हुए हैं और किस एज के इलेक्ट हुए हैं और किस क्लास के इलेक्ट हुए हैं और किस क्लास जो है किस एजुकेशन के लोग इलेक्ट हुए हैं। तो रिजल्ट यही आया था कि जो मिडिल एज लोग हैं वो ज्यादा इलेक्ट हो जाते हैं, जितनी भी हमारे पास रिजल्ट्स आए। और दूसरी तरफ हमने ये भी देखा कि ज्यादातर जो लोग थे वो ग्रेजुएट थे। जो हमने नोट किया वो खवातीन जाहिर है बहुत कम इलेक्ट हो सकती हैं, जो खड़ी भी होती हैं वो भी नहीं होती। लेकिन इस वक्त न्याजी साहब बात ये हो रही है, जरा समझने की जो है अगर इजाजत दें, बात ये हो रही है कि क्या पॉलिटिकल पार्टीज को स्टैग्नेंट रहना चाहिए या जो मुआशरे का बहाव चल रहा है उसके मुताबिक ही चलना चाहिए, या उनको प्रोग्रेसिव होके सोसाइटी को साथ साथ चेंज भी करने की कोशिश करनी चाहिए। ये है पॉइंट ऑफ डिस्कशन कि पॉलिटिकल पार्टीज ही जो होती हैं वही चेंज लाती हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज को ये इनिशिएटिव लेना पड़ेगा कि वो मुआशरे के वो मुख्तलिफ तबकात जो महरूम हैं या जिनकी नुमाइंदगी चाहिए, तो खास तौर पर जहन में ये रख के उनको नुमाइंदगी दें। ये असल मेरा पॉइंट तो ये है कि अगर ये नहीं करेंगे तो सियासी पार्टियां डिस्कनेक्ट हो जाएंगी। और दूसरा ये है कि आज जो जमहूरियत है ना उसकी बुनियादी तारीफ या डेफिनेशन ही ये है
कि ये मेजॉरिटी की हुकूमत होती है, लेकिन ऐसी हुकूमत होती है जो मिनॉरिटी के मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करती है। सिर्फ मेजॉरिटीज़म जो है वो अब फाशिज्म कहलाता है। आपको जो मिनॉरिटी है, आपको जो महरूम तबकात हैं, आपको जो कमज़ोर तबकात हैं, वो जो पीछे रह जाने वाले उनको लिफ्ट अप करना पड़ता है। आपकी भी यही राय, उमर की भी यही राय, मज़हर साहब की भी यही राय, देखिए ना अक्सरियत की यही राय, लेकिन न्याजी साहब, नौजवान न्याजी साहब की ये नहीं है। नहीं, न्याजी साहब माइनॉरिटी में, लेकिन फिर भी हम उनको मौका देते हैं। न्याजी साहब बस आखिरी जुमला बोल दीजिएगा सर। देखिए पैनल पे हम अमली तौर पे करके दिखाते हैं। पहले तो सोहेल साहब के स्लिप ऑफ टंग में कहता है कि समझाने की इजाजत चाहते नहीं, समझाने की समझने की इजाजत चाहते नहीं, समझाने की इजाजत आपने मांगी है, मैंने आपको दे दी। मुझे आपकी बात समझ आ गई, आपने इंतहाई अच्छी सी फलसफाना तरीके से एकेडमिकली बिल्कुल सही है, सिलेबस में ये बातें सारी दुरुस्त है। मैं जो बात कह रहा हूँ मेरा ख्याल है उसको एमए बहस में तो पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपल सी बात यह है कि जब पूरी सोसाइटी उठती है, वैल्यू सिस्टम ऊपर जाते हैं, सोसाइटी पूरी उठती है, तो हर सोसाइटी का सेगमेंट जो है या ऊपर जाता है या डिटेट होता है। अगर आपको मुआशरे नीचे दांत से गिरा पड़ा है तो सियासत क्या सखावत हर चीज नीचे गिरी पड़ी है। तो ये मुआशरों के बनने बनाओ और बिगाड़ के अंदर यही फर्क होता है। जिम्मेदारी डिस्कस कर रहे हैं, हम कहते हैं जिम्मेदारी मेरी है जी, मैं नहीं अदा करना था, तो फिलहाल टाइम नहीं है। नहीं, जो मोरूसी सियासत की बात कर रहे हैं ना न्याजी साहब, उससे मैं पार्टली एग्री करता हूँ। मैं समझता हूँ नहीं, मैंने इसीलिए उस चीज को एड्रेस करते हुए मैंने कहा चलिए वो एक अलग टॉपिक है और कुछ हद तक न्याय साहब की नहीं, लेकिन सोहेल साहब इंडिया में तो मोरूसी सियासत पिट रही है सर, लेकिन हमारे यहाँ हकीकत फिट रही है ना सर। कांग्रेस किधर खड़ी है? एक मिनट सर हम थोड़ा सा डिट्रैक कर गए फिर से। 40 साल आप उसके 40 साल हुकूमत किया उन्होंने। सर मोरूसी सियासत में भी देखते हैं कि मेरे बच्चे में पॉलिटिकल करंट है या नहीं है। मोरूसी पॉलिटिक्स में भी ये देखा जाता है। सर आप जो बात कर रहे हैं वो अपनी जगह दुरुस्त, न्याय साहब जो बात कर रहे हैं उसमें भी कुछ हकीकत है, एंड ऑल्सो खासकर पाकिस्तान के और बेनजीर में फर्क है, बेनजीर और बिलावल में फर्क है। इफ यू अलाउ मी सर, प्लीज अलाउ मी जी। हम मोरूसी सियासत के ऊपर बात तो कर रहे हैं, वो थोड़ा सा इससे मुख्तलिफ जुड़ा हुआ मामला है, लेकिन उसके ऊपर पार्शली अमर साहब की भी राय दुरुस्त है। न्याय साहब जो बात कह रहे हैं वो भी कुछ हद तक ज़मीनी हक़ाइक़ के करीब है। पाकिस्तान में हालात वाक़यात बड़े मुख्तलिफ, लेकिन जो नौजवानों की नुमाइंदगी से मुतल्लिक हम बात कर रहे हैं, इसके ऊपर हमारे तजियाकारों की जो राय है, ख़ासकर अक्सरियत की, वो इंतहाई अहम और तजावीज़ भी इंतहाई अहम। हम उम्मीद करते हैं कि क्योंकि ये जो इंतखाबात हैं ये अब आने वाले दिनों में ये सारी चीज़ें डिस्कस हो रही हैं और इन चीज़ों को टेकअप भी किया जाएगा, तो सियासी जमातें संजीदा इन चीज़ों को लेंगी और इसके ऊपर प्रैक्टिकली अमल करेंगी। इजाज़त देंगी, अल्लाह हाफ़िज़।